गुड इवनिंग सौम्या सिंह। गुड इवनिंग रश्मि। गुड इवनिंग बंटी। बच्चा लोग कैसे हो? हाँ बच्चा, मेरी आवाज तुम लोगों तक जा रही है ना? हाँ, रश्मि को आवाज आ रही है। बंटी, सौम्या, बंटी को भी आवाज जा रही है। सौम्या को भी आवाज जा रही है। ग्रेट। तो बेटा जी, हम लोग पिछली क्लास में स्टार्ट ही किए थे अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा। आज हम इस फाइलम आर्थ्रोपोडा को फिनिश कर देंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक और बच्चा होता था ना हमारे पास, ऋतिक रोशन करके। बस हम एक काम करेंगे, 2-4 मिनट वेट करेंगे, है ना? फाइलम आर्थ्रोपोडा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूं। बात यह है कि मेरे यहां पर आज इंटरनेट स्लो चल रहा है। अगर मैंने रिफ्रेश कर दिया तो रिफ्रेश करने में काफी टाइम लगेगा, मतलब 4-5 मिनट रिफ्रेश करने में लगता है। समझ आ रही है ना बात? तो मैं पहले ही बता देता हूं, अगर कभी रिफ्रेश करना पड़ा, मतलब तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है, आवाज का प्रॉब्लम हो गया, तो या तो तुम लोग को रिफ्रेश करना पड़ेगा या तो मुझे करना पड़ेगा। मैंने अगर रिफ्रेश कर दिया तो रिफ्रेश करने में टाइम लगेगा 4 या 5 मिनट, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड स्लो है। तो घबराना मत, बस क्लास हम आराम से करते जाएंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा। पिछली क्लास में हम आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा सा बताए थे। क्या क्या बताए थे? मैंने आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा में जो भी एनिमल्स आते हैं उनमें ज्वाइंटेड फीट होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स। आर्थो माने ज्वाइंटेड, पोडा माने लेग्स, है ना? मैंने ये भी बताया था ये लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम किस हिसाब से? लार्जेस्ट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी फाइलम में आते हैं। ठीक है ना जी? मैंने आपको बताया था इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। या कभी कभार किसी किसी एनिमल में हेड और थोरैक्स ज्वाइन होके सिफेलोथोरैक्स बनाता है। तो 2 ही सेगमेंट्स रहते हैं बॉडी में, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैंने आपको बताया था इनमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ये सारी चीजें बताई थी, आई गेस बताई थी ना? मैंने आपको बताया था इनमें रेस्पिरेशन होती है बाय मींस ऑफ ट्रैकियल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, ये सब बताया था। अच्छा, एक काम करोगे बेटा तुम लोग? मुझे एक बंदा मेरे व्हाट्सएप पे लास्ट क्लास जो हमने की थी उस क्लास का लास्ट वाला स्क्रीनशॉट भेजेगा, मुझे आइडिया मिलेगा हमने कहां तक पढ़ा था। कौन भेजेगा? बंटी तुम भेजोगे क्या? उससे मुझे आइडिया मिलेगा कि हमने लास्ट क्लास में कितना पढ़ा। स्क्रीनशॉट नहीं है तुम्हारे पास? सौम्य बेटा, रश्मि, आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट है क्या बेटा? नहीं। रश्मि, चलो रहने दो, हम ऐसे ही कर लेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मैंने बताए थे लास्ट टाइम, हाँ या ना? मैंने बताया था बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम। ओके। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था आपको, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ या ना? मैंने बताया था इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड एक होता है जिसका नाम है हीमोलिम्फ, वो बताया था। चलो ठीक है भाई, हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। यही तक, हाँ ठीक है। एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे। एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स।
फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है? सबसे पहली बात, मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीशन होती है by means of tubules. Those tubules are known as Malpighian tubules. Malpighian tubules में एक्सक्रीशन किन में होती है? Malpighian tubules से एक्सक्रीशन होती है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स में एक्सक्रीशन होती है विद द हेल्प ऑफ Malpighian tubules। ठीक है ना? टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स मतलब इंसेक्ट्स। Insects are terrestrial arthropods. Not only insects, हम स्कॉर्पियंस भी लिखेंगे, एटसेट्रा। इनमें एक्सक्रीशन होती है बाय मींस ऑफ मालपीजियन टिब्यूल्स। और इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट किन में? इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स excretory waste is यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, इसका मतलब जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स हैं उनमें बाहर निकलता है एक्सक्रीशन के थ्रू क्या? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड बाहर कैसे निकलता है? बाय मींस ऑफ ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स आर नोन एज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो हम बेटा ये बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स excrete uric acid, therefore they have यूरिकोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। ध्यान से देखियो, यूरिकोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। यूरिकोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, ऐसा एक्सक्रीशन जिसमें एक एनिमल कौन सा वेस्ट बाहर फेंकेगा? यूरिक एसिड बाहर फेंकेगा। ऐसे एक्सक्रीशन को हम यूरिकोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स में यूरिकोटेलिज्म होता है। यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। इसका मतलब इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, they have got excretory organs in the form of green glands। ध्यान से देखियो, ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड से भी एक्सक्रीशन होता है। इनका कलर बेटा ग्रीन नहीं होता, बल्कि इनको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ग्रीन, है ना? ग्रीन ग्लैंड्स का एक और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज एंटीनरी ग्लैंड्स। एंटीनरी ग्लैंड्स, ये एनिमल के आर्थ्रोपॉड के एंटीना में होते हैं, इसीलिए एंटीनरी ग्लैंड्स। तो ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनरी ग्लैंड्स से एक्सक्रीशन होता है किन में? एक्वाटिक फॉर्म्स में। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स। एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स आर ग्रीन ग्लैंड्स। एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड का बेटा एग्जाम्पल प्रॉन्स, क्रैब्स एटसेट्रा। और याद रखेंगे आप, एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, दैट एक्सक्रीटरी वेस्ट इज, इनमें यूरिक एसिड नहीं होता, बल्कि इनमें होता है अमोनिया। तो ये रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट या वेस्ट रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स हैव अ मोनोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। अ मोनोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। अगर वेस्ट सिक्रीट हुआ इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया तो एक्सक्रीशन को हम अमोनोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन बोलेंगे। बोलिए बच्चा, ये क्लियर है ना? इज इट ओके? चलिए भाई, अगला वाला फीचर हम बताएंगे। आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं दे आर मोस्टली डायोशियस।
Arthropods are mostly dioecious. Dioecious. डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब सेक्सेस सेपरेट, दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग, इनमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट इन देम। ओके, मेल अलग फीमेल अलग। दूसरी बात अगर हम बोलें तो इनमें fertilization is internal, fertilization is internal fertilization होता है, मतलब मेल आर्थ्रोपॉड फीमेल आर्थ्रोपॉड के पास जाएगा, फीमेल आर्थ्रोपॉड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, फीमेल आर्थ्रोपॉड के अंदर स्पर्म्स डालेगा, वो स्पर्म्स फीमेल आर्थ्रोपॉड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसके एग्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे, तो बन जाएंगे जाइगोट। वो जाइगोट्स बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर ही बने ना, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इंटरनल। एक और बात, इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बेटा, जाइगोट, या हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग। बाद में ये फर्टिलाइज्ड एग्स बाहर डाले जाते हैं, है ना, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज्ड एग बना, फिर एनिमल इस एग को छोड़ेगा, जो एनिमल एग को ले करेगा, एग को बाहर छोड़ेगा, उस एनिमल को हम बोलेंगे ना ओविपेरस। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, दे आर ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, अंडा देने वाले एनिमल्स, राइट। लेकिन ये अंडा देंगे, वो अंडा एक्चुअली होगा क्या, वो अंडा बेसिकली होगा फर्टिलाइज्ड एग। यहां तक क्लियर है ना, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ये, दे आर ओविपेरस मतलब दे आर एग लेइंग एनिमल्स, बट जो एग्स ये बाहर फेंकेंगे वो एग्स होंगे फर्टिलाइज्ड एग्स। यहां पर हम एक एक्सेप्शन बोलना चाहेंगे, देयर इज एन एक्सेप्शन बेटा। एक्सेप्शन में हम क्या लिखेंगे, आप बिच्छू को जानते हैं, नाम सुना होगा बिच्छू का, स्कॉर्पियन, इधर लिखूंगा मैं, यस, एक्सेप्शन इज स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, SCORPION, स्कॉर्पियन इज विविपेरस, स्कॉर्पियन विविपेरस होता है, विविपेरस मतलब अंडा नहीं देगा, ये बच्चे को जन्म देगा। इज इट ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, चलते हैं आगे। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 2, ये देखिए बेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में नर्वस सिस्टम होता है या नहीं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं या नहीं, इसकी बात हम करेंगे। नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नर्वस सिस्टम, nervous system is composed of वही पेयर्ड गैंग्लिया, जो कि हेड के अंदर होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया, which are also known as cerebral ganglia, पेयर्ड गैंग्लिया को हम सेरिब्रल गैंग्लिया भी बोलेंगे, राइट। रुकिए, मैं डायग्राम ढूंढने की कोशिश करूंगा। एक मिनट बस, जल्दी मिल जाएगा।
हाँ जी, मिल गया। ये हम डायग्राम को यहां पर पेस्ट करेंगे। छोटा सा पुन्नू सा डायग्राम मिला, लेकिन हमको एक्सप्लेन करने के लिए इतना ही बड़ा चाहिए। बताओ, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, चलेगा ना? जनरल में मैंने किसी स्पेसिफिक आर्थ्रोपॉड एनिमल को नहीं लाया, ये जनरल सपोजिशन में किसी जनरल आर्थ्रोपॉड को लाया है। आर्थ्रोपॉड का नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज होंगे? सबसे पहले मैंने लिखा बेटा पेयर्ड गैंग्लिया। पेयर्ड गैंग्लिया को हम सेरेब्रल गैंग्लिया भी बोल सकते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन। लेकिन सिंपल टाइप का ब्रेन देख सकते हो आप, ये हेड पोर्शन में ये होता है। गैंग्लिया मैंने लास्ट टाइम बोला था, व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया मतलब नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का नेटवर्क ही, एक न्यूरॉन के नेटवर्क को हम, एक न्यूरॉन के जंक्शन को हम गैंग्लिया बोलते हैं। ये गैंग्लिया बेटा हेड रीजन में होते हैं, दैट इज वाई इनको हम सेरेब्रल गैंग्लिया बोलते हैं। पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। सेरेब्रल गैंग्लिया बोलो, पेयर्ड गैंग्लिया या ब्रेन, एक ही बात है। ये पेयर्ड गैंग्लिया से अराइज होगा लंबा सा एक नर्व कॉर्ड। लाइक अगर मैं ये मान लीजिए पेयर्ड गैंग्लिया है, तो पेयर्ड गैंग्लिया से लंबा सा एक नर्व कॉर्ड अराइज होगा। ये नर्व कॉर्ड बेटा डबल नर्व कॉर्ड होगा, और इन एनिमल्स के डॉर्सल साइड में नहीं, वेंट्रल साइड में रन होगा। वेंट्रल साइड बोले तो पेट केबल। बिल्कुल मैंने जो एनालिडा में बताया था वही यहां पर भी बोल रहा हूं। क्या? ये रहा ब्रेन, सेरेब्रल गैंग्लिया और पेयर्ड गैंग्लिया। इस पेयर्ड गैंग्लिया से दो लंबे धागे जैसे अराइज होते हैं। इन धागों को हम बोलते हैं क्या? दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which run almost parallel, these are known as paired ganglia. Sorry, these are known as double ventral nerve cords. दो हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलली चलेंगे, दैट इज वाई डबल है। वेंट्रल मतलब इट इज द डबल, डबल में लास्ट टाइम भी बोला हूं। वेंट्रल, वेंट्रल इसलिए क्योंकि ये बॉडी के डॉर्सल साइड में नहीं। देखो हमारे में स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो हमारे बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है, यहां पर वेंट्रल, पेट केबल, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और तो और इस नर्व कॉर्ड के ऊपर आपको हर जगह पर, हर सेगमेंट में गैंग्लिया भी मिलेंगे, देख सकते हो आप बेटा। दीज गैंग्लिया आर नोन एज सेगमेंटल गैंग्लिया। मैंने दोनों डायग्राम्स आपके सामने रखे, इसमें भी आप देख सकते हो। ये रहा ऊपर ब्रेन है जी, या सेरेब्रल गैंग्लियन या पेयर्ड गैंग्लिया। इस ब्रेन से लंबा सा कॉर्ड राइज होता है। ये कॉर्ड डबल होता है और पेट के बल मूव करता है, रन करता है नीचे तक बराबर। इसी कॉर्ड को हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलेंगे। इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के हर सेगमेंट में इसके ऊपर गैंग्लिया होते हैं। उन गैंग्लिया को भाई सेगमेंटल गैंग्लिया बोलते हैं। मतलब अगर एनिमल के अंदर 10 सेगमेंट्स हैं तो 10 सेगमेंटल गैंग्लिया होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि नर्वस सिस्टम आर्थ्रोपॉड्स का जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया प्लस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्लस
सेगमेंटल गैंग्लिया। इज इट क्लियर? इतना ही नहीं, नर्वस सिस्टम के अलावा इनमें सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। जैसे हम लोग में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इनमें भी सेंस ऑर्गन्स होंगे। दे ऑल्सो हैव सर्टन सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनमें, मैं यहां लिखूंगा। आर्थ्रोपॉड्स में कुछ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, लाइक सबसे पहले अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज याद रहे, हम लोगों में सिंपल आइज होती है, इनमें कंपाउंड आइज होती है। मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड आइज क्या होते हैं। देन इनमें दूसरे टाइप का ये सेंस ऑर्गन भी हो सकते हैं। क्या क्या? दे ऑल्सो हैव एंटीना, अ पेयर ऑफ एंटीना, ANTENNAE, एंटीनी प्लूरल है। तीसरी बात, इनके अंदर स्टेटोसिस्ट्स भी होते हैं। स्टेटोसिस्ट्स। स्टेटोसिस्ट्स आर मेंट फॉर बैलेंसिंग, देयरफॉर इनको हम बैलेंसिंग ऑर्गन्स बोलते हैं। अच्छा, आप ध्यान से सुनो। अगर कोई आर्थ्रोपॉड उड़ेगा, कौन सा आर्थ्रोपॉड उड़ने वाला होगा? जो इंसेक्ट होगा, है ना। मस्कीटो देखो आप, मस्कीटो उड़ता है, हाउस फ्लाई उड़ता है, कॉकरोच भी कभी कभी उड़ता है। उड़ने वाले या पानी में तैरने वाले आर्थ्रोपॉड्स को बैलेंस करने की, बॉडी को बैलेंसिंग की जरूरत होती है ना। जिस तरह एक एरोप्लेन हवा में बैलेंस करता है, एक बर्ड हवा में बैलेंस करता है, उसी तरह एक एनिमल को अगर उड़ता है तो उसको भी बैलेंसिंग करने की जरूरत होती है। और बैलेंसिंग के लिए इनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं। दोस बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर नोन एज स्टेटोसिस्ट्स। एंटीना मतलब हेड के ऊपर लंबे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे यहां पर दिखाया है। ये देखिए, ये हेड है, हेड के ऊपर लंबे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन लंबे लंबे थ्रेड्स को हम एंटीना बोलते हैं। एंटीना से ये काफी चीजों को डिटेक्ट करते हैं। ये एंटीना से टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। ये इन एंटीनी से जिस जगह पर ये रहेंगे उस जगह का प्रेशर डिटेक्ट करेंगे। ये इस एंटीनी से चीजों को टेस्ट भी करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग वगैरह वगैरह। और मैंने कहा इनके पास पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होती है। व्हाट आर कंपाउंड आईज, मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लिया आपने। मैं चलता हूं अगले पेज पे, और अगले पेज पे आपको कंपाउंड आइज के बारे में बताऊंगा। एक मिनट। बस मिल गया, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे दो डायग्राम्स चाहिए। पहले हम एक डायग्राम को यहां लाएंगे। आ जाओ भाई।
ये वाला दिखाई दे रहा है ना? मैं दूसरा वाला डायग्राम भी लाऊंगा। ये आ गया दूसरा वाला डायग्राम। बहुत अच्छे से आपको कंपाउंड आई के बारे में समझ आएगा। ये लीजिए। बस ये रहा। हाँ जी भाई, बताओ। दोनों डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं ना? यस। तो भाई देखते जाओ आप। ये जो चीज है, व्हाट इज दिस? यही तो है कंपाउंड आई। दिस इज द कंपाउंड आई। तो मैंने लिखा आर्थ्रोपॉड्स में होती है सेंस ऑर्गन्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। अब ये कंपाउंड आई क्या है? हम एक काम करेंगे, इस कंपाउंड आई के इतने से पार्ट को, इस कंपाउंड आई के इतने से पार्ट को यहां पर हमने फोकस करके, जूम करके यहां पर दिखाया है। क्या समझे? ठीक है ना जी? दिस इज द zoomed पार्ट ऑफ द कंपाउंड आई। देखते रहो इस कंपाउंड आई में क्या क्या चीजें होती हैं। तुम लोग देख सकते हो ये, व्हाट इज दिस? ये क्या है ये? दीज आर स्मॉल स्मॉल लेंसेज। सोच लो जरा, इस एक कंपाउंड आई पे कितने सारे लेंसेज होते हैं। मैंने इतने छोटे से पार्ट को यहां जूम किया, और हर लेंस के पीछे एक क्रिस्टलाइन कोन लगा होता है। हर क्रिस्टलाइन कोन के पीछे काफी सारे सेल्स होते हैं, रेटिन्यूला सेल्स, रैप्डोम एंड वगैरह वगैरह। ये जो लेंसेज है ना बेटा, ये लेंसेज, ये लेंसेज को हम हेक्सागनल फैसेट्स बोलते हैं। दीज लेंसेज आर लिटिल बिट हेक्सागनल इन नेचर। तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड आई जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, each compound eye is composed of 2500, approximately लगभग 2500 हेक्सागनल, हेक्सागनल हो सकते हैं, ऑक्टागनल हो सकते हैं, हेक्सागनल चेंबर्स या हेक्सागनल फैसेट्स। These hexagonal facets are known as ommatidia. These hexagonal facets are known as ommatidia. OMMATIDIA। तो कहने का मतलब है, एक कंपाउंड आई के अंदर लगभग लगभग 2500 ओमाटीडिया होते हैं। ओमाटीडियम क्या है? इसका सिंगुलर ओमाटीडियम, प्लूरल ओमाटीडिया। ये ओमाटीडियम क्या है? ये ओमाटीडियम एक हेक्सागनल पार्ट होता है, हेक्सागनल फैसेट। और ये ओमाटीडिया, ये हेक्सागनल फैसेट्स, ये लेंसेज का काम करते हैं। These ommatidia act like lenses, act like lenses। समझ आई बात? अब सोचो जरा,
हमारी आंख के अंदर केवल एक लेंस होता है, हमें दो आंखें होती हैं तो दो लेंसेज। अब इनके एक ही आंख में 2500 ओमेटिडिया होते हैं, लगभग 2500 ओमेटिडिया। मतलब इनके एक आंख में अप्रोक्सीमेटली 2500 लेंसेज होते हैं। हर लेंस में ऑब्जेक्ट का फ्रैगमेंट ऑफ द इमेज बनेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। चलिए हम मान लेते हैं इट इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के यहां पर कंपाउंड आई है, मतलब इंसेक्ट है या कोई आर्थ्रोपॉड है। आर्थ्रोपॉड इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना? कैसे देखेगा? विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपाउंड आईज। तो इस कंपाउंड आई में कितने ओमेटिडिया है? 2500। हर ओमेटिडियम के अंदर इस ऑब्जेक्ट के इमेज का एक फ्रैगमेंट बनेगा। मतलब अगर ये वाला फ्रैगमेंट, 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 कहने का मतलब है ये कंपाउंड आई ऑब्जेक्ट की इमेज के उतने फ्रैगमेंट्स बनाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज को तोड़ेगी। क्या? कंपाउंड आई ब्रेक्स द ऑब्जेक्ट्स इमेज, ये ऑब्जेक्ट की इमेज को ब्रेक करेगी into as many fragments as there are ommatidia, as there are ommatidia। कहने का मतलब यह है कि अगर एक कंपाउंड आई में 2500 ओमेटिडिया हैं तो उस कंपाउंड आई के अंदर एक ऑब्जेक्ट का इमेज जब बनेगा, वो इमेज कैसे बनेगा? उस इमेज के 2500 फ्रैगमेंट्स होंगे, हर फ्रैगमेंट का जूम्ड इमेज एक एक ओमेटिडिया में बनेगा। समझ रहे हो बात? हर फ्रैगमेंट का जूम्ड इमेज एक ओमेटिडियम के अंदर बनेगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा। कंपाउंड आई किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को ब्रेक करता है उतने फ्रैगमेंट्स में जितने उस कंपाउंड आई के अंदर ओमेटिडिया होंगे। फिर से रिपीट करूंगा। कंपाउंड आई ऑब्जेक्ट की इमेज को तोड़ता है। देखो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, लेकिन कंपाउंड आई इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ब्रेक करेगा। कितने फ्रैगमेंट्स में? उतने फ्रैगमेंट्स में जितने ओमेटिडिया इस कंपाउंड आई के अंदर होंगे। तो मैंने कहा कंपाउंड आई में 2500 ओमेटिडिया हैं। इसका मतलब इमेज के कितने टुकड़े होंगे? 25 फ्रैगमेंट्स होंगे इमेज के, और हर फ्रैगमेंट, हर टुकड़े का जूम होगा। कितना जूम? बहुत सारा जूम। अब सोचो जरा, इस कंपाउंड आई में एक छोटे से ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी इमेज बनेगी? बनेगी कि नहीं? तुम लोग को समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा देखो, तुम लोग ने कभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है? सुनो मेरा एक्सपेरिमेंट। दीवार पे एक मक्खी बैठी है। हाँ, दीवार पे मक्खी बैठी है। मक्खी आर्थ्रोपॉड है, याद रखना। बंटी ने सोचा चलो मैं इस मक्खी को पकड़ता हूं हाथ से। सामने गया, आगे गया। अभी बंटी ने हाथ उठाया नहीं, हाथ का मूवमेंट किया नहीं, मक्खी भाग जाती है। ऐसा कभी किया है क्या? बताओ। सौम्या ने मक्खी को पकड़ना है। मक्खी दीवार पे बैठी है। सौम्या ने दूर से हाथ उठाया, लेकिन मक्खी भाग गई, पकड़ नहीं पाए। मक्खी को कैसे पता चल गया कि सौम्या ने, बंटी ने हाथ उठाया पकड़ने के लिए? ऐसा किया है ना? ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, मक्खी एक आर्थ्रोपॉड है। आर्थ्रोपॉड्स के अंदर क्या होता है? कंपाउंड आईज। और ये क्या काम करता है ये कंपाउंड आई? जैसे ही बंटी ने हाथ उठाया, इस मक्खी के कंपाउंड आई में हाथ का इमेज जूम करके बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा जूम करके? हाथ का इमेज का 2500 फ्रैगमेंट्स होगा, हर फ्रैगमेंट बहुत जूम करके इस आंख के अंदर बनेगा। तो थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर हाथ में होगा,
उसको वो मूवमेंट जूम करके दिखाई देगा, पता चल जाएगा। इसलिए उसको पहले ही पता चल जाता है कि भाई हाथ आने वाला है, भाग जाओ। समझ रहे हैं बात? हाँ, यही रीजन है। ठीक है ना? तो कंपाउंड आईज क्या काम करते हैं? कंपाउंड आईज इमेज को ब्रेक करते हैं इनटू एज मेनी फ्रैगमेंट्स एज देयर आर ओमेटिडिया, और फिर हर फ्रैगमेंट का, हर ओमाटीडियम के अंदर, ओमाटीडिया मतलब लेंस, हर ओमाटीडियम के अंदर हर फ्रैगमेंट का अलग अलग इमेज बनेगा। ये इमेज बहुत जूम टाइप का इमेज होगा। ठीक है ना बच्चे? बेटा ऐसे कंपाउंड, ऐसे विजन को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन। व्हाट? मोज़ेक विजन। तो हमने क्या सीखा? आर्थ्रोपॉड्स में कंपाउंड आईज होते हैं। कंपाउंड आईज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ विजन? मोज़ेक विजन। एंड व्हाट इज मोज़ेक विजन? मोज़ेक विजन में क्या होता है? आईज के अंदर ऑब्जेक्ट्स की इमेज का ब्रेक डाउन होता है इनटू एज मेनी फ्रैगमेंट्स एज देयर आर ओमेटिडिया, और हर फ्रैगमेंट का जूम्ड इमेज आंख के अंदर बनता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या एनी डाउट इन दिस? हाँ सौम्या बेटा, नो, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो ना, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ बंटी, स्क्रीनशॉट लिया? ओके, चलते हैं हमारे अगले पेज पे। शाबाश, देखते रहो। हमने कहा इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये डायोशियस होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, और ये ओविपेरस होते हैं। ठीक है जी। अब देखो, मैंने कहा दे आर ओविपेरस। स्कॉर्पियन के बगैर जितने भी आर्थ्रोपॉड्स हैं वो ओविपेरस है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग। जाइगोट डाल दिया बाहर, मतलब जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग कम्स आउट। जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग कम्स आउट। फिर क्या होगा? बाहर ही इस जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है, नॉट इनसाइड द ह्यूमन, नॉट इनसाइड द एनिमल्स बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा जाइगोट का, बाहर होगा। और बाहर डेवलप होते होते ये जाइगोट पहले लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वल फॉर्म। फिर धीरे धीरे इस लार्वल फॉर्म का काफी सारा चेंज होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अडल्ट। तो मुझे आप बताओ, डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, तो ये कौन सा डेवलपमेंट हुआ? एक्सटर्नल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल फॉर्म। एक लार्वल फॉर्म भी हो सकता है, बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, है ना? तो अगर डेवलपमेंट में लार्वल फॉर्म्स हैं तो ये कौन सा डेवलपमेंट होगा बेटा? इट विल बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना जी? यस। और लार्वल फॉर्म अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। लार्वल फॉर्म में कुछ चेंजेस होंगी तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसमें थोड़ी सी और चेंजेस होंगी और डेवलप होगा, फिर और चेंजेस होगी, तब जाके अडल्ट बनेगा। तो लार्वल फॉर्म अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने में ठीक ठाक टाइम लगता है। और जो चेंजेस इस प्रोसेस में होती है, क्या चेंजेस? कहां से? फ्रॉम लार्वल स्टेज टू अडल्ट स्टेज। इन चेंजेस को हम बेटा बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, राइट? तो conversion of larval forms into adult form involves lots and lots of changes. All those changes are collectively known as metamorphosis. मैं यहां पर लिखूंगा metamorphosis क्या है? changes। कौन से changes?
स्ट्रक्चरल चेंजेस, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं, स्ट्रक्चरल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस या काफी सारे चेंजेस एटसेट्रा occurring from larval stage, occurring from larval stage till adult stage are collectively known as metamorphosis. Collectively known as metamorphosis. लार्वल स्टेज से अडल्ट बनने में जो भी चेंजेस होंगी बॉडी में, उन सब को हम कलेक्टिवली मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा बेटा, हाँ एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एक आर्थ्रोपॉड है। बटरफ्लाई ने एग्स ले किए। कौन से एग्स होंगे ये बेटा? ये फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे जिनको हम जाइगोट्स बोलते हैं। एग्स आर कन्वर्टेड इनटू larva, larva is converted into pupa, then pupa grows and adult butterfly is formed। देखो लार्वा से अडल्ट बटरफ्लाई बनने में काफी सारे चेंजेस होंगे। एक चेंज होगा तो प्यूपा बनेगा, प्यूपा में और चेंजेस होंगे तो बटरफ्लाई बनेगा। तो लार्वा से बटरफ्लाई बनने तक जितने भी चेंजेस हुए, उन चेंजेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें? एनी डाउट इन दिस? नहीं है ना? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। स्क्रीनशॉट, ओके। चलते हैं हम अगले पेज पे। इसके बाद हम करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन। किसका? हर फाइलम का हमने क्लासिफिकेशन किया, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल। हमको ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं देखना, बस क्लास लेवल तक। नेट हमारा आज स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। एक मिनट। बस बस हो गया, हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस बेटा हो गया, आ रहा है आ रहा है।
ये हमने इमेज लाया और इमेज को यहां पर पेस्ट किया। हाँ, इमेज दिखाई दे रहा है ना? हाउ इज इट? इज इट विजिबल? बहुत बढ़िया है। फिर तो ठीक है भाई, देखते रहो। तो इस इमेज के हिसाब से जो हमने यहां पर लिखा है, ड्रॉ बनाया है, लाया है, इस इमेज के हिसाब से फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। कितने क्लासेस हैं यहां पर? 4। पहला क्लास, क्लास माइरियापोडा। माइरियापोड्स लिखा है, हम माइरियापोडा भी लिख सकते हैं। दूसरा क्लास, क्लास क्रस्टेशिया। तीसरा वाला क्लास, क्लास इंसेक्टा। एंड फोर्थ वाला क्लास, क्लास एरक्निडा। मैं फिर से यहां पर लिखूंगा, माइरियापोडा, माइरियापोडा, देन क्रस्टेशिया, देन क्लास इंसेक्टा, देन क्लास एरक्निडा। ठीक है ना बच्चे? चलते हैं पहले क्लास माइरियापोडा में। आपको इसमें याद क्या रखना है? माइरियापोडा में सबसे पहले दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना। इनमें एक पेयर ऑफ एंटीना होता है। इनकी बॉडी लंबी होती है, आप देख सकते हो। दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल और फ्लैट बॉडीज, और लेग्स बहुत सारे होते हैं, मेनी लेग्स। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनमें क्या है? ये वाला, पहला वाला, दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना। इनमें एक पेयर ऑफ एंटीना होता है, बहुत सारे लेग्स होते हैं। इसमें हमारे आते हैं सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स, राइट? सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। बेटा सेंटीपीड सेंटीपीड को हम जूलॉजिकली बोलते हैं स्कॉलोपेंड्रा, स्कॉलोपेंड्रा। और मिलीपीड को हम बोलते हैं जूलस। सेंटीपीड एंड मिलीपीड, स्कॉलोपेंड्रा एंड जूलस, JULUS। ओके, इज इट क्लियर? तो इनमें याद रखने वाली बात क्या है? इनमें एक पेयर ऑफ एंटीना होता है और बहुत सारे लेग्स होते हैं। बॉडी इनकी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल। हाँ, फिर जाते हैं क्लास क्रस्टेशिया में। क्लास क्रस्टेशिया बेटा एक्वाटिक होते हैं, ये लिखा है मैंने। ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, एक्वाटिक। और इनके पास 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। इनमें आते हैं, एग्जाम्पल लिखा है, लॉबस्टर्स एंड वुड लाउस। इतना ही नहीं, प्रॉन्स, प्रॉन्स आते हैं इनमें। शायद आपने प्रॉन्स देखे होंगे, खाए भी जाते हैं। क्रैब्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, वुड लाउस, ये सारे यहां पर आते हैं। इनमें खास बात क्या है भाई? दे हैव 2 पेयर्स ऑफ एंटीना। इनकी बॉडी में वही सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन इनका हेड और थोरैक्स फ्यूज होके सेफेलोथोरैक्स बनता है, राइट? उतना आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है। तीसरा क्लास, क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा को हम क्लास हेक्सापोडा भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा क्यों? क्योंकि इनमें 6 टांगे होती हैं, 6 लेग्स लिखा है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। 3 पेयर्स बोले तो 6। एंड दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ एंटीना। इतना ही नहीं, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। इनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी हो सकते हैं। अगर मैं इंसेक्टा का ड्राइंग यहां पर बनाऊं, तो ये रहा हेड, हेड के ऊपर कंपाउंड आइज,
और साथ में 1 पेयर ऑफ एंटीना, राइट। फिर हेड के बाद थोरैक्स, राइट। थोरैक्स के बाद एब्डोमेन, राइट। थोरैक्स से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स अराइज होंगे, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन याद रहे ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ना ज्वाइंटेड लेग्स होंगे, और थोरैक्स से ही 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अराइज होते हैं। मैं विंग्स भी ड्रॉ करूंगा। ये देखिए भाई, ये रहा 1 पेयर ऑफ विंग, और उसके नीचे एक और पेयर ऑफ विंग्स होगा, राइट। तो दीज आर विंग्स। तो हमने बोला विंग्स इनमें कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स, और लेग्स इनमें कितने पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स। बट जरूरी नहीं है, लेग्स तो होंगे ही होंगे, 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। बट विंग्स, किसी किसी इंसेक्ट में विंग्स होते भी नहीं है। आपने सिल्वर फिश का नाम सुना है? सिल्वर फिश, सिल्वर फिश जो कागज खाता है, सिल्वर कलर का होता है, वो फिश नहीं है, लेकिन वो इंसेक्ट है। उसमें विंग्स होते हैं क्या? नहीं। मेन बात क्या है, 1 पेयर ऑफ एंटीना होगा और 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। विंग्स होंगे या नहीं होंगे, दे हैव अप टू 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। अगर होंगे तो 2 पेयर्स। यहां तक ठीक है ना? फिर आएगा हमारा चौथा क्लास, 4th वन। इस चौथे क्लास का नाम है क्लास एरक्निडा। और हाँ, इंसेक्टा के बारे में कुछ और भी बताऊंगा, पहले रुको तो। दिस इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास, मतलब सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी क्लास में आएंगे। और इसमें इंसेक्ट आएंगे। अगर आपको कोई बोलेगा यार इंसेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे इंसेक्ट का प्योर डेफिनेशन यही है कि ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स होंगे, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, प्लस इसकी बॉडी से 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स अराइज होते हैं, प्लस इसकी बॉडी पे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी हो सकते हैं, एंड 1 पेयर ऑफ एंटेना, राइट। काफी सारे इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल आप लगा सकते हो भाई। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच इज एन इंसेक्ट। मॉस्किटो, मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट, है ना। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई इज एन इंसेक्ट। बीटल, बीटल, beetles are insects. Butterflies, butterflies are insects, है ना। एंड ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज भी इंसेक्ट्स ही हैं। और अभी अभी मैंने कहा सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, याद रहे सिल्वर फिश फिश नहीं है, ये बस मिसनॉमर है, इट इज एन इंसेक्ट। इसमें खास बात क्या है, विंग्स आर एब्सेंट। बेड बग, खटमल जिसको हम बोलते हैं, बेड बग इज ऑल्सो एन इंसेक्ट। उसमें भी विंग्स होते ही नहीं है, लेकिन 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे ही होंगे, है ना जी। चले आगे। नाउ द लास्ट क्लास, दैट इज क्लास एरक्निडा। क्लास एरक्निडा में क्या क्या आता है, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, माइट्स एंड टिक्स। दे डू नॉट हैव एंटीनी, इनमें एंटीना होता ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। विंग्स भी नहीं होते, and they have 4 pairs of legs. They have 4 pairs of legs. क्या क्या मैंने कहा, बिच्छू, स्पाइडर, माइट्स एंड टिक्स, इनमें एंटीना होता ही नहीं है, विंग्स भी नहीं होते, बट दे हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, 8 टांगे होती हैं इनमें, राइट। ठीक है ना। अच्छा जी, एक और बात याद आ गई, एरक्निडा के मेंबर्स में एक्सक्रीशन होती है। Excretion occurs by means of coxal glands. Coxal glands. स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में कॉक्सल ग्लैंड से एक्सक्रीशन होगा, ठीक है ना।
तो लार्जेस्ट क्लास इज इंसेक्टा, ऑल्सो नोन एज हेक्सापोडा, राइट? इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी करो। तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो फिर। ग्रेट। क्या गो? अच्छा जी, आपके एनसीईआरटी बुक पे एक और आर्थ्रोपॉड एनिमल का नाम लिखा होगा या डायग्राम बनाया होगा, पता नहीं लिखा है या डायग्राम बनाया है, मैं उसके बारे में बोलूंगा। एक आर्थ्रोपॉड है, उस आर्थ्रोपॉड का नाम है लिमुलस। आर्थ्रोपॉड का नाम है लिमुलस, LIMMU। ये आपके बुक में लिखा है लिमुलस। लिमुलस को कॉमनली हम बोलते हैं किंग क्रैब। इसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। इट इज कॉमनली नोन एज किंग क्रैब। इसका एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स शू क्रैब। हॉर्स शू क्रैब। बोलने से पहले इसका डायग्राम ढूंढूंगा तो मजा आएगा फिर। बस बस आने वाला है, डायग्राम आने वाला है। हाँ जी भाई, मिल गया। छोटा सा पुन्नू सा डायग्राम आ गया, लेकिन हमको इतना ही बड़ा चाहिए, बस डायग्राम ही तो दिखाना है। क्रैब को तो देखे ही होंगे, क्रैब केकड़ा, क्या क्रैब को देखे होंगे, देखे है ना? लेकिन लेमुलस कुछ और ही है। इसका क्रैब के जैसा बिल्कुल भी, इसका क्रैब के जैसा शेप नहीं है, नहीं है ना? ये नॉर्मल क्रैब और नॉर्मल क्रैब से ये काफी डिफरेंट है कि नहीं? इट इज वे डिफरेंट। ये है किंग क्रैब। इसको मैंने कहा इट्स ऑल्सो नोन एज हॉर्स शू क्रैब। क्यों? क्योंकि ये हॉर्स शू के जैसा है। इसका शेप देखो, हॉर्स शू, घोड़े के पैर के जैसा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज हॉर्स शू क्रैब। इसके बारे में दो खास बातें। सबसे पहली बात, इट इज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल। मुझे कोई बता सकता है फॉसिल क्या होता है? पहले फॉसिल बताओ, बाद में मैं लिविंग फॉसिल बताऊंगा। बोलो। अगर फॉसिल बोलोगे तो मजा आ जाएगा। बंटी, सौम्या, रश्मि, कौन बताएगा फॉसिल के बारे में? जो बताएगा मैं उसका माइक्रोफोन ऑन करूंगा, मैं सुनूंगा। डेड स्पेसिमेन।
सौम्या, तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन कर दूं? 1 to 1 बोलोगे? रश्मि, तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन कर दूं? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूं। सबसे पहले फॉसिल। एक होता है फॉसिल फ्यूल और दूसरा होता है फॉसिल। व्हाट आर फॉसिल्स? ध्यान से सुनना। बंटी ने कुछ कुछ सही बोला, लेकिन पूरा सही नहीं। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर डेड remains of plants, animals, dead remains of plants, animals or other organisms. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी, डेड रिमेन, buried under the surface of earth, buried under the surface of earth over millions of years ago. ठीक है ना? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया या लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जमीन के अंदर दब गया कुछ मिलियन साल पहले, तो जमीन के अंदर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का काफी सारा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। मर तो गया ही है, लेकिन उस बॉडी का, उसकी डेड बॉडी का चेंजेस हो गया। इस डेड बॉडी, इस डेड रिमेन्स को, प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के डेड रिमेन्स को हम फॉसिल बोलते हैं। बट यहां पर देखो मैं लिखा क्या हूं, लिविंग फॉसिल। भाई फॉसिल का डेफिनेशन देखो, यहां क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने यहां फॉसिल का डेफिनेशन लिखा डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब पहले ही मैंने डेड वर्ड यूज किया किया ना। बट यहां लिखा हूं लिविंग फॉसिल। लिमुलस, किंग क्रैब एक लिविंग फॉसिल है। अब हो गया ना पंगा। मैंने लिखा फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, बट लिविंग लिमुलस एक लिविंग फॉसिल है। तो व्हाट आर लिविंग फॉसिल्स? देख लो, living fossils are those organisms which have resisted any changes, which have resisted any change in their bodies, which have resisted any change in their bodies and have remained as such as they were during ancient times, during primitive times। बहुत मायने रखता है ये डेफिनेशन जो मैंने लिखा। ये तुमसे कोई भी पूछेगा तो ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा। लिविंग फॉसिल क्या है? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिस जमाने में पहली बार बना। देखो आजकल हम देख रहे हैं हमारी प्लेनेट पे, हमारे पृथ्वी पे कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट्स, टाइगर्स, लायंस, है ना। लेकिन तुम सोचो जरा, जब पहली बार ह्यूमन पृथ्वी पे आया, तब के ह्यूमन में और आज के ह्यूमन में कितना चेंज है क्या? पहले मुझे इतना बताओ, जो ह्यूमन पहली बार प्लेनेट अर्थ पे बना, उसमें और आज के इंसान में कोई चेंज है कि नहीं? हाँ या ना? है, बिल्कुल है। तुम लोग को मैं बता दूं, जो पुराने प्रिमिटिव ह्यूमंस थे ना, जो पहली बार बने थे, पृथ्वी पे आए थे, प्लेनेट पे आए थे, उनका साइज ह्यूज होता था। दे वर ह्यूज। उनका सिर बड़ा होता था, हाथ बड़े होते थे, उनका हाइट ज्यादा होता था, और वो मतलब काफी मस्कुलर और पावरफुल होते थे। उनके दिमाग में, उनका दिमाग इतना शार्प नहीं होता था, उनके टीथ बहुत शार्प होते थे। जावा मैन बहुत सारे हैं, उससे भी पहले कुछ थे, है ना। तो तब से लेके अब तक इंसान में कितना चेंज हुआ ना चेंज? बिल्कुल हुआ।
इसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पहली बार प्लेनेट पे आता है तब से लेके रिसेंट टाइम तक उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इनको नेचर की वजह से चेंज होना ही पड़ता है, समझ रहे हो बात? लेकिन कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे प्राणी भगवान ने, गॉड ने बनाए हैं जो जब बने थे, प्रिमिटिव टाइम्स में जब बने थे, तब से लेके अब तक इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। दे हैव रेजिस्टेड द चेंज इन देयर बॉडी। इन्होंने अपनी बॉडी में चेंज ही नहीं होने दिया। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिक होते हैं बेटा। क्यों यूनिक होते हैं? क्योंकि ये जब बने थे पहली बार तब से लेके अब तक इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनके जो बाकी फेलो मेंबर्स थे, इनके जो नेबरिंग मेंबर्स थे, उनमें चेंज हुआ, वो बदले। ये बदले ही नहीं। पहली बार जब प्लेनेट पे आए तब से लेके आज तक बिल्कुल वैसे ही है। इनके कैरेक्टर्स भी यूनिक हैं क्योंकि ये बदले ही नहीं। इनका स्ट्रक्चर भी यूनिक है कि नहीं? तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी में कोई चेंज ही नहीं होने दिए, जिन्होंने अपनी बॉडी में चेंज को रेजिस्ट कर दिया और ये बिल्कुल वैसे ही रहे, दे हैव रिमेन्ड एज सच, बिल्कुल वैसे ही रहे एज दे वर प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रिमिटिव टाइम्स, जैसे पुराने जमाने में ये पृथ्वी पे आए थे, बिल्कुल वैसे ही। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग फॉसिल्स बोलेंगे। बताओ, समझ आया? हाँ हाँ, ग्रेट। हाँ सौम्या, रश्मि, तुम लोग को समझ आया? याद रखना, ये मरते दम तक नहीं भूलना लिविंग फॉसिल और फॉसिल में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हो बात? लिविंग फॉसिल्स की क्वालिटी क्या है बेटा? ये यूनिक होते हैं। यूनिक, यूनिक इन स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है भाई, जो खुद में चेंज नहीं होने देगा वो यूनिक होगा ना। यूनिक इन स्ट्रक्चर, यूनिक इन कैरेक्टर्स। है कि नहीं? देखो यूनिक क्यों मैं बता रहा हूं। आजकल के इंसान में एक और एग्जांपल दूंगा। आजकल के इंसान में एवरेज हाइट कितनी होती है? अगर मेल होगा तो मेल की एवरेज हाइट क्या होती है? 6 फुट, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 11 इंच, 6 फुट। मतलब एवरेज मेल का साइज 6 फुट होता है और एवरेज फीमेल का साइज 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 5 इंच, 6 इंच 7 इंच, यही होता है ना। अगर हम लोग बाजार में घूम रहे हैं तो अचानक से हम लोगों ने एक 7 फुट का आदमी देखा, हम लोग चौंक जाते हैं, हैरान होते हैं, हम लोग उसको देखने लगते हैं। देखने लगते हैं कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि हम लोग के आजू बाजू जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उनका एवरेज हाइट 6 फुट 5 फुट है। अब अगर हमने 8 फुट का इंसान देखा, हम लोग को वो यूनिक जैसा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ प्रिमिटिव सा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। वही बात है, जो चीजें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने में चेंज ही नहीं होने देंगे, उनके कैरेक्टर्स आज वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से काफी डिफरेंट होंगे और यही डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको यूनिक लगते हैं। दैट इज वाई लिविंग फॉसिल्स, मैंने क्या कहा, यूनिक होते हैं। दे आर यूनिक इन स्ट्रक्चर, यूनिक इन कैरेक्टर्स। ये लिमुलस, हॉर्सशू क्रैब या किंग क्रैब, ये एक आर्थ्रोपॉड है, बट इट इज वेरी यूनिक। यूनिक क्यों? बिकॉज इट इज अ लिविंग फॉसिल। समझ लिए? इट इज अ लिविंग फॉसिल। ग्रेट, ठीक है ना जी? ये लिविंग फॉसिल है। अब देखो, ये यूनिक है, इसके कैरेक्टर्स यूनिक है, तो क्या हम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं पिछले पेज पे वापस जा रहा हूं। अगर ये लिमुलस यूनिक है, इसके कैरेक्टर्स यूनिक है, तो क्या हम इसको इनमें से किसी क्लास में रख सकते हैं? क्या हम इसको क्लास मायरियापोडा में रख सकते हैं? क्या ये क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग कर सकता है? किसी क्लास के साथ ये मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स यूनिक है। नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दैट इज वाई इसके लिए एक अलग क्लास ढूंढना पड़ेगा, इसको अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, है कि नहीं? यस, लिमुलस, as it is a living fossil, as it is unique in features, it should have a separate class. ठीक है ना जी? मैं आपको इसके क्लास का नाम बताता हूं, रुको।
हाँ, कहाँ चले गए तुम लोग? हाँ, यहीं पे। ये लेमुलस जो है, इट हैज बीन केप्ट इन अ सेपरेट क्लास, और उस क्लास का नाम रखा गया क्या? क्लास ज़िफोस्यूरिया। XIPHOSURIA, क्लास ज़िफोस्यूरिया, राइट? और तो और इस लिमुलस में रेस्पिरेशन होती है, इसमें रेस्पिरेशन होती है क्योंकि ये एक्वाटिक है, लंग्स तो होंगे नहीं। इसमें रेस्पिरेशन होती है बिकॉज ऑफ बुक गिल्स। याद होगा तुमको, मैंने पिछली क्लास में जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए थे, मैंने कहा था बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम। और तब मैंने बुक गिल्स, मैंने बोला था बुक गिल्स से रेस्पिरेशन होती है लिमुलस में। अब बताओ, समझ आया? यही एक इकलौता ऐसा बंदा है फाइलम आर्थ्रोपोडा में जिसमें रेस्पिरेशन बुक गिल्स से होती है। ये इसका यूनिक फीचर है। क्योंकि ये यूनिक है, देयरफॉर इट इज बीइंग केप्ट इन अ सेपरेट क्लास। उस क्लास का नाम है क्लास ज़िफोस्यूरिया। तो अगर मैं अब तुमको बताऊं फाइलम आर्थ्रोपोडा में कितने क्लासेस हैं, तो क्या बोलोगे? बताओ। अगर मैं बोलूंगा सर, हाँ, वेरी गुड, नाउ यू कैन से दैट फाइलम आर्थ्रोपोडा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। उन क्लासेस के नाम, क्लास मायरियापोडा, फिर क्लास क्रस्टेशिया, फिर क्लास इंसेक्टा, फिर क्लास एरक्निडा, एंड फिर क्लास ज़िफोस्यूरिया। ये रहे 5 क्लासेस, है ना? मजेदार है ना? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलने वाला हूं, रुको ऐसे ही। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे ही रुको। एक मिनट, एक मिनट बेटा। बस बस, मैं बोलने वाला हूं। जा गई। मामी लेगा। मम्मी मम्मी छपा हो। ये हो गया ना? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, जल्दी जल्दी करो। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। लास्ट में अगले पेज में कुछ और मैं बोलने वाला, क्या? देखते जाओ। एक और एनिमल है, उस एनिमल का नाम है पेरिपैटस। PERIPATUS। पेरिपैटस क्या है भाई? पेरिपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक। ध्यान से देखियो मैं क्या लिखने वाला हूं। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, connecting link between annelida and arthropoda, connecting link between annelida and arthropoda। पेरिपैटस
कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब आप बोलोगे सर कनेक्टिंग लिंक क्या है, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक? बेटा कनेक्टिंग लिंक एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें कैरेक्टर्स शेयर होते हैं बिटवीन टू फाइलम्स। कनेक्टिंग लिंक इज एन ऑर्गेनिज्म having characters of two successive phyla। इसमें दो सक्सेसिव फाइला के कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब यह है कि पेरिपेटस अगर एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसका मतलब इसके पास आर्थ्रोपॉड कैरेक्टर्स भी होंगे। It will be having arthropod characters। आर्थ्रोपॉड कैरेक्टर्स भी होंगे इसमें, और इसके पास एनालिड कैरेक्टर्स भी होंगे, है ना भाई? इसके पास आर्थ्रोपॉड कैरेक्टर्स भी होंगे और एनालिड कैरेक्टर्स भी होंगे, राइट? अब देखो, इसके पास आर्थ्रोपॉड कैरेक्टर्स भी हैं, एनालिड कैरेक्टर्स भी है। Therefore, it also has been kept in a separate class। इसको भी अलग क्लास में रखा गया है। The name of the class is class Onychophora। क्लास Onychophora। अब बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं फाइलम आर्थ्रोपोडा में कितने क्लासेस हैं, तो क्या बोलोगे? 6 क्लासेस। ग्रेट, ठीक है ना भाई? पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा आर्थ्रोपोडा के बीच में, मतलब इसमें आर्थ्रोपॉड कैरेक्टर्स भी हैं, एनालिड कैरेक्टर्स भी हैं। अच्छा, हम लोग पिछले काफी टाइम से फाइलम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं ना? और एनिमल किंगडम में हमने सबसे पहले कौन सा फाइलम पढ़ा? पॉरीफेरा। फिर पढ़ा सीलेंट्रेटा, फिर पढ़ा टीनोफोरा, देन प्लैटीहेल्मिन्थीज, देन एस्कहेल्मिन्थीज, फिर हमने पढ़ा एनालिडा, और आज हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा। मैं पॉरीफेरा से आर्थ्रोपोडा तक पहुंचा, लेकिन ये सीक्वेंस किस हिसाब से गया? देखो, पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? सेल्यूलर लेवल। सीलेंट्रेटा में उससे हायर लेवल था, कौन सा? टिश्यू लेवल। उसके बाद टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लैटीहेल्मिन्थीज में उससे हायर लेवल, ऑर्गन लेवल, एस्कहेल्मिन्थीज में उससे हायर लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको पढ़ा रहा हूं कि नहीं? मैंने पहले पॉरीफेरा बोला, इज इट? पॉरीफेरा सिंपल है। किससे सिंपल? सीलेंट्रेटा से सिंपल। सीलेंट्रेटा से सिंपल, राइट? और सीलेंट्रेटा के बाद आएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा से सिंपल है। फिर टीनाफोरा के बाद आएगा प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक, टीनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थीज से सिंपल है। इसके बाद आएगा एस्कहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज एस्कहेल्मिन्थीज से सिंपल है। इसके बाद आएगा एनालिडा। एस्कहेल्मिन्थीज एनालिडा से सिंपल है। इसके बाद आएगा आर्थ्रोपोडा। तो मगर मतलब कहने का यह है, सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो एनालिडा आर्थ्रोपोडा से सिंपल है, और चेंज हो रहा है एनालिडा से आर्थ्रोपोडा की तरफ। मतलब हम ये बोल सकते हैं, एनालिडा में अगर एवोल्यूशन हुआ, चेंज हुआ, तो आर्थ्रोपोडा बन सकते थे। इज इट क्लियर? बट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। इससे हम इंडिकेट, अंदाजा लगा सकते हैं क्या? एनालिडा has given rise, या एनालिडा might have given rise, might have, probability है, might have given rise to आर्थ्रोपोडा। एवोल्यूशन प्रोसेस में शायद एनालिडा ने आर्थ्रोपोडा को बनाया होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। अब ये हमने अंदाजा क्यों लगाया? क्योंकि एक एनिमल है जिसमें एनालिडा के भी कैरेक्टर्स हैं, आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर्स हैं। पेरिपेटस शायद ये एनालिडा था, इसमें चेंज हो रहा था, कुछ कैरेक्टर्स इसमें चेंज होके आर्थ्रोपोड कैरेक्टर्स बने, लेकिन अचानक से इसका चेंज रुक गया और ये वैसे का वैसा ही रहा। इसीलिए हम अंदाजा, कनेक्टिंग लिंक्स को देख के हम
प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कनेक्टिंग लिंक्स को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक एनिमल दूसरे एनिमल से ऑरिजिनेट हुआ है। यहां पर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं आर्थ्रोपोडा एनेलिडा से ऑरिजिनेट हुआ होगा शायद, क्योंकि पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक हमको ये हिंट देता है शायद पेरिपेटस में शायद एवोल्यूशन हो रहा होगा, इसमें शायद चेंजेस आ रही होंगी, एनालिड कैरेक्टर्स गायब हो रहे होंगे, आर्थ्रोपॉड कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होंगे, लेकिन पूरी तरह से चेंजेस हुआ नहीं और अचानक से बीच में एवोल्यूशन रुक गया, कुछ हुआ होगा शायद, प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए इसमें कुछ कैरेक्टर्स एनालिडा वाले रहे, कुछ कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा वाले रहे। सो कनेक्टिंग लिंक्स, इस कनेक्टिंग लिंक को देख के हम पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, एनालिड्स माइट हैव गिवन राइज टू आर्थ्रोपोडा बाय एवोल्यूशन। बताइए, समझ आ रही है ना बात? वेरी गुड। अच्छा, एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट हो गया ना? आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, शायद आपकी आज 11th की एक क्लास हुई नहीं हुई क्या? नहीं, आपकी वो 11th की क्लास कल हो सकती है, शायद केमिस्ट्री की होगी या कोई और होगी, लेकिन कल होगी। नीरज सर ने बोला था बताने को, ठीक है ना? क्योंकि आज टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा था, जो भी होगी वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए नीरज सर ने बोला था उनको बोलने के लिए। तो चलिए बेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा 99.99% खत्म है। मैं देखूंगा अगर इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन बची हो वो भी मैं बताऊंगा, बट अगली क्लास में हम डेफिनेटली, पता नहीं बेटा, आपको रूटीन में पता चल जाएगा। जो क्लास आज एक मिस हुई आपकी, वो क्लास शायद बायो होगी या केमिस्ट्री होगी, उस क्लास के बदले आपकी एक और क्लास लगेगी आज की जो मिस हुई थी, या तो बायो होगी या तो केमिस्ट्री होगी या तो फिजिक्स होगी, जो भी होगी, ठीक है ना? तो मैं इसमें देखूंगा बेटा, कुछ और अगर मुझे लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बताऊंगा, और अगली क्लास में हम डेफिनेटली क्या स्टार्ट करेंगे, आर्थ्रोपोडा के बाद वाला फाइलम, दैट इज फाइलम मोलस्का। आज मजा आया ना? हाँ, चलो बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके देन, बाय। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। ये स्क्रीनशॉट सारा लिया ना? हाँ, चलो फिर ठीक है, आप क्लास छोड़ सकते हो।